अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन टाइम्स। तो जनाब, ये जो टॉपिक है रेड क्लिफ अवार्ड, ठीक है। अभी रेड क्लिफ अवार्ड जो है, आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले क्योंकि ये प्री पार्टीशन का हिस्ट्री का टॉपिक है ना, वहाँ पे आपको पता है जिस तरह के मतलब 1906 से लेके जब मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई थी, ठीक है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, उस टाइम से लेके 1947 तक जितने भी इवेंट्स हुए, ठीक है, तो उन तमाम इवेंट्स में मतलब बेसिकली आ, उनका मकसद था कि पाकिस्तान या इंडिपेंडेंस हो या मुसलमानों के लिए एक अलग से मुमलिकत हो, मुल्क हो, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन। अच्छा, आपने सिमन कमीशन का नाम सुना होगा। उसके बाद आ, बाकी उनसे पहले आप देख ले, वावेल प्लेन का नाम सुना होगा। उसके बाद आपको पता है कि लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में पास हो चुका था, ठीक है। उसके बाद 1937 में इंतखाबात हुए थे। उसके बाद अगर आप देख लो 1945-46 में भी हिंदुस्तान में इंतखाबात हुए थे, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। ब्रिटिश डिसीजन टू रैप अप देयर रूल। अच्छा, इसका रेड क्लिफ अवार्ड के बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं ना, तो आप फिलहाल ये समझिए कि जो कैबिनेट मिशन आया था हिंदुस्तान में वो फेल हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद यही था कि हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश एम्पायर था, ठीक है, तो उन लोगों ने डिसीजन लिया था कि भाई हमने अभी यहाँ से मतलब अपने बिस्तर को गोल करके हमने निकलना है, हमने जाना है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट फेल्ड। आपको पता है कि जब 1945 में और 1946 में जो इंतखाबात हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे आपको पता है कि इंटरिम गवर्नमेंट बना था, ठीक है। तो वो भी उन्होंने तो कुछ मतलब एज सच अपना फंक्शन नहीं दिखाया, वो लोग भी फेल हुए, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि डायरेक्ट एक्शन डे बाई ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, और वहाँ उस दिन पे भी राइट्स हुए थे, दंगे फसादात हुए थे। उसके अलावा आपको पता है कि कायद आज़म ने जब 1937 के बाद चूंकि कांग्रेस या हिंदूज मेनली हुकूमत में आए थे, तो उन्होंने भी मुसलमानों पे बहुत जुल्म ढाए थे, ठीक है। उसके बाद फिर 1939 में, ठीक है, 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस कायद आज़म साहब ने ऐलान किया था। सो उसी दिन को मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फेलियर ऑफ क्रेप्स मिशन, तो क्रेप्स मिशन भी फेल हुआ था। एंड फेलियर ऑफ वावेल प्लेन, तो वावेल प्लेन भी फेल हुआ था। क्रेप्स मिशन भी फेल हुआ था। इंटरिम गवर्नमेंट भी फेल हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो भी फेल हुआ था। तो भाई इतने जब कोई भी काम ढंग का नहीं था, किसी भी का मिशन ने या इंतखाबात ने या जो हुकूमत बनी उसने मतलब किसी ने भी मतलब कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो इसी वजह से तो मतलब पार्टीशन के लिए या इंडिपेंडेंस के लिए तो ये राह हमवार होना था, ठीक है। अगर ये तमाम चीज़ें सक्सेसफुल हो पाती तो शायद हिंदुस्तान में जो आज इंडिया एंड पाकिस्तान है ये आज़ाद ना होते अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि 3 जून प्लेन या जिसको हम माउंटबेटन प्लेन भी कहते हैं, या उसको हम पार्टीशन प्लान भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड क्या था कि 3 मार्च या 3 मार्च 1947 लॉर्ड वावेल, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, वो 24 मार्च 1947। अब ये तमाम इसका मतलब क्या है कि 3 जून प्लान डिसाइडेड दैट आफ्टर द डिसीजन ऑफ बंगाल एंड पंजाब लेजिस्लेशन अबाउट द पार्टीशन एंड बाउंड्री कमीशन शुड बी सेट अप। अच्छा, 3 जून प्लान जो है ना, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है या पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है, तो 3 जून में इन लोगों ने डिसाइड किया था, ठीक है, कि मतलब बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा, बाउंड्री कमीशन सेटअप किया जाएगा, और पार्टीशन के हवाले से मतलब लाहे अमल तय किया जाएगा, ठीक है।
ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं ना, ये पेपर में तो इस सच आपसे नहीं पूछेंगे, बट आपको जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताते चलूँ कि ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अभी आप ऊपर यहाँ पे देख ले कि जो मेन पॉइंट्स है वो आपको समझ आना चाहिए। अभी आपको पता है कि बाउंड्री कमीशन या बाउंड्री का मतलब क्या है, कि पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है, ठीक है, या जो आज कश्मीर आप देखते हैं, बांग्लादेश देखते हैं, तो उस टाइम पे तो ये एक कंबाइन हिंदुस्तान था। जब पार्टीशन हुई ना, तो उसके बाद मतलब लाइन तो ड्रा करना था कि किस टाइम पे मुस्लिम स्टेट होगा, मतलब बांग्लादेश होगा, किस टाइम पे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और कौन कौन से इलाके इंडिया के पास आएंगे, ठीक है। तो बाउंड्री कमीशन सेट अप हेडेड बाय सर साइरल रेडक्लिफ। ये जो बाउंड्री कमीशन था ना, तो इसको हेड किसने किया था? उसको सर सिरल रेडक्लिफ ने हेड किया था। ईच बाउंड्री कमीशन इज कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो कमीशन सेटअप किया गया था, तो उस कमीशन में इक्वल नंबर थे, मतलब जितने लोग लेट सपोज पाकिस्तान के साइड से थे, उस उतने लोग इंडिया के साइड से भी थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ये मैंने लिखा है कि ब्रिटिश का जो उस टाइम का जो पीएम था, क्लीमेंट एटली, उन्होंने अपने एक स्पीच में 20th Feb 1947 इन्फॉर्म द हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, that the process of transfer of power to India would be completed until June 1948। मतलब उसने जो स्पीच किया था, ब्रिटिश का जो पीएम था क्लीमेंट इटली, उसने 20 फेब 1947 को जो स्पीच किया था, आज भी 20 फेब है। डॉन टाइम्स में इसके हवाले से मैं चीज़ें आगे डिटेल में डालूंगा कि उसने और कुछ क्या कहा था, बट उसने यही कहा था कि मतलब हम एक सिस्टमेटिक वे में एक प्रोसेस के तहत ये उसने हाउस ऑफ कॉमन में डिबेट किया था कि अभी हम हिंदुस्तान के लोगों को पावर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये जो टॉपिक्स है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पाकिस्तान, तो अगेन पाकिस्तान के साइड से जो बाउंड्री कमीशन था, तो इसमें जो लोग थे, वैसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में आप समझ सकते हैं। तो इसमें जस्टिस मेहर चंदी चंद मुहाजिर, ठीक है, जस्टिस मेहर चंद मुहाजिर, उसके बाद जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, ठीक है, एंड जस्टिस तीजा सिंह, ये लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूं कि बंगाल के साइड से जो लोग थे वो है था जस्टिस अबू सालेह एंड जस्टिस मोहम्मद अकरम। जबकि इंडियन साइड से जो लोग थे, तो अगेन जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस ताजा सिंह, या ठीक है, ताजा सिंह। तो ये लोग थे जिन्होंने बाउंड्री कमीशन में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद बंगाल के साइड से अगर आप देख लो, तो अगेन जस्टिस किस्टोस सीसी बिस्वास, ठीक है, जस्टिस एस ए रहमान, जस्टिस बी के मुखर्जी एंड जस्टिस अबू सालेह एम अकरम। अगेन ये जो नेम्स है, ये बस आपको इस हद तक याद होना चाहिए कि अगर एमसीक्यूज में कहीं पूछ ले तो इट्स वेल एंड गुड। और वैसे ये जो टॉपिक है, तो मेरे ख्याल में सीएसएस में कई सालों से इस पे अभी सवाल नहीं आते। ये वैसे आप इंडो पाक हिस्ट्री का टॉपिक समझ सकते हैं, बट मैं चूंकि अपने पाकिस्तान अफेयर क्लासेस में प्री पार्टीशन पे बहुत एम्फेसिस डालता हूँ, क्योंकि पीएमएस में इसके हवाले से वैसे पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे आपको बताते चलूँ कि ये जो कमीशन था, कमीशन सेटअप बाय द एंड ऑफ जून 1947, इसी वजह से 3 जून प्लान कहा जाता है। Radcliffe arrived in India on 8 July 1947, so जून, जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन। वैसे आपको बताते चलूँ कि ये जो रेडक्लिफ साहब आए थे, अभी उसका फिर काम किया था, तो अभी मैं आपको एंड पे यहाँ पे बताऊंगा कि रेडक्लिफ ने और कौन कौन से काम किए, लेकिन द मेन थिंग इज कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन हुए थे हिंदुस्तान में, आपको पता है कब? ये 1945 एंड 1946 में, किस प्लान के तहत? वावल प्लान के तहत। अगेन ये जितने भी नेम्स है ना, वावल, तो अगेन ये उस टाइम जो ब्रिटिश एम्पायर्स के लोग आते थे, वाइसरायज एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये उनके नेम्स पे, सिमन को देख ले, वावल को देख ले,
इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन को देख ले, रेड क्लिफ को देख ले, तो अगेन ये तमाम के तमाम ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि मुस्लिम लीग का जो डिमांड था 1947 के इंतखाबात में, वो भी यही था कि मुसलमानों को एक अलग से वतन, एक अलग से मुल्क चाहिए, ठीक है। जबकि कांग्रेस का जो डिमांड था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडियन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हिंदुस्तान का वैसे जो मेन स्टांस था, वो तो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क बने, बल्कि वो तो चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से एक दफ़ा दफ़ा हो जाए, वो लोग चले जाएं, ठीक है, ताकि बस हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में ताकत आए। तो उनको तो पता था कि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो तो हिंदूज हैं, तो हमेशा से वो लोग रूलिंग पोजीशन में होंगे। मुसलमान चूंकि कम थे, आज भी इंडिया में 14% मुस्लिम है, तो बताने का मतलब यही था कि ये कभी भी पावर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट कुछ यूँ था। तो अगेन ये जो इंतखाबात हुए थे वावल प्लान के हिसाब से, उस इंतखाबात में जो मैनिफेस्टो था मुस्लिम लीग का था, या जो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, तो वो उनका ये मैनिफेस्टो था। उसके बाद बाईस डिवीजन, अच्छा ये जो डिवीजन था ना, ये इसलिए बाईस था कि क्योंकि उस टाइम, अगर मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ इलाके हैं आज भी, आप न्यूज़ में या पाकिस्तान हिस्ट्री की किताबों में आप देखते हैं, उसमें अगर आपको बताते चलूँ, ये जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आज ये इंडिया के पास है। तो उस टाइम इसमें 52.1% मुसलमान थे। उसके बाद अ, पठानकोट, जहाँ पे अभी रिसेंट टाइम में एक ब्लास्ट भी हुआ था, धमाका भी हुआ था, ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट एंड पठानकोट विद टू कंटिगुअस डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर एंड बेटौल, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि ये जो आज ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो यहाँ तक भी, मतलब आप यूँ समझें कि ये लोग भी पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे, बट अगर आप देख लो तो हिंदुस्तान ने वहाँ तक एक्सेस की। किस तरह, क्योंकि वो इलाके जो कि कश्मीर के साथ टच थे, अगर वो पाकिस्तान के पास अभी होते तो इंडिया की एक्सेसिबिलिटी ऑक्युपाइड कश्मीर तक तकरीबन फिनिश हो जाती। लेकिन जब वो इलाके उनको मिले, तो उनको लैंड रूट से एक्सेस मिला, ठीक है। उसके बाद अंबाला को आप देख ले, तो अंबाला में भी 59.4% मुस्लिम थे। उसके बाद अंजाला, आजकल जो अमृतसर है, वहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलता है। इसके अलावा फिरोजपुर, यहाँ पे 55.2% मुसलमान थे। उसके बाद जलंधर, तो अगेन यहाँ पे 51.1% मुसलमान थे। तो आप इन इलाकों को देख ले, गुरदासपुर को देख ले, अंबाला को देख ले, अंजाला को देख ले, फिरोजपुर को देख ले, ज़िरा, मतलब जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये तमाम के तमाम इलाके अभी आपको इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सपोज ये इलाके, यहाँ पे नाइंसाफी हुई, इनजस्टिस हुआ, ये जो कमीशन बना था ये तासुब पे बना था, ये बायस था टुवर्ड्स मुस्लिम, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ, ये बंगाल में भी इसी तरह हुआ। इसके अलावा कलकत्ता, तो ये जो डिवीजन था, जो एग्जांपल मैंने स्पेशली दिए, गुरदासपुर का, पठानकोट का, अंबाला का, अंजाला का, फिरोजपुर का, तो आप अपना स्टांस मतलब सॉलिड बना सकते हैं कि ये जो कमीशन बना था, अगर बाकी ये लोग चाहते, तो यहाँ पे तो मेजॉरिटी में मुसलमान थे, तो डेफिनेटली मुसलमानों ने तो पाकिस्तान के पास जाना था। लेकिन स्टिल ये इलाके फिर हिंदुस्तान के पास क्यों चले गए, ठीक है। अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपको बताते चलूँ कि ये जो पार्टीशन प्लान हुआ, तो उसमें जो चीज़ सामने आया, उसमें कायद आज़म साहब गवर्नर जनरल बने, और लियाकत अली खान जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। बाकी ट्रांसफर ऑफ पावर वैसे 15 अगस्त को था, लेकिन पाकिस्तान ने 14 अगस्त को चूज किया, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ तो अगेन आइडियोलॉजिकल बाकी वो तमाम चीज़ें क्लेश था। तो हिंदुस्तान ने एज इट इज़ 15 अगस्त को इंटैक्ट रखा, जबकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को, ठीक है। उसके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट इसके डिटेल में जाके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ मिलेगा नहीं। बस यही एस्टेब्लिश फैक्ट है कि पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त वाइल इंडिया ऑन 15 अगस्त, ठीक है। बाकी ये जो मेन पॉइंट्स है, जो आपने अपने स्टांस को सॉलिड बनाना है, वो यही पॉइंट्स है। उसके बाद आपको बताते चलूँ,
रेड क्लिफ अवार्ड। तो अभी आपको बताते चलूँ कि ये जो रेड क्लिफ अवार्ड है इसमें क्या था, refers to the Boundary Commission decision on how to divide the border between India and Pakistan। ठीक है। अच्छा, माउंटबेटन फिर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, and played a significant role in the partition plan and the creation of Boundary Commission, including Radcliffe Award। अभी आपको बताते चलूं कि लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे। ये लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया था। इसने असल में ना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, परफॉर्म किया, कहाँ पे, किस चीज़ के लिए? आ, मतलब बाउंड्री कमीशन के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैं बताते चलूँ कि इसी के बदौलत, अगर बाद में जो इंतखाबात के बदौलत बाद में अगर आप देख लो, तो पंजाब एंड बंगाल असम्बलीज बनी, सिंध असम्बली बन गया, NWAP में रेफरेंडम हुआ था कि आपने इंडिया के पास जाना है, पाकिस्तान के पास जाना है। तो पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असम्बली ने तो डेफिनेटली पाकिस्तान के हक में फैसला दिया था, ये तो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। उसके बाद सिंध तो वैसे भी बाबुल इस्लाम है, सिंध के मुसलमान तो वैसे भी पाकिस्तान के हिसाब से उन लोगों का तो अटैचमेंट भी था, स्ट्रगल भी था। हाँ, मसाइल इन दो सूबों में थे, स्पेशली NWAP में, क्योंकि यहाँ पे जो नेशनलिस्ट लोग थे, मतलब उस पे तो बहुत कुछ लिखा गया है, बट हम यही कहेंगे, बाकी चीज़ों को तो हम पेपर में नहीं लिख सकते, तो हम टाइम वैसे क्यों ज़ाया करें। बाकी इसमें भी काफी लोग पाकिस्तान के पास लेट्स सपोज नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, रेफरेंडम कैसा हुआ, लेकिन अगेन इट्स नॉट ओवर टॉपिक। मेन चीज यही है कि बस आपने चूंकि CSSPMS एग्जाम देना है, आपने यही लिखना है कि हाँ, NWAP में रेफरेंडम हुआ था, बलूचिस्तान में शाही जरगे ने डिसाइड किया था। ठीक है। इसके अलावा सिलहट में भी ये एक इलाका था उस टाइम, तो वहाँ पे भी रेफरेंडम था। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, तो उनको भी बाय जियोग्राफी ऑन डिसीजन, उनको भी ये इख्तियार दिया गया कि आप जिस मुल्क के साथ आपकी जियोग्राफी नज़दीक है, लेट सपोज इंडिया में हैदराबाद था, तो अगर उसके बिल्कुल आसपास, मतलब हर तरफ से हिंदुस्तान है, ये छोटा सा इलाका मुसलमानों का है, तो डेफिनेटली उनको भी पता है कि अगर हम पाकिस्तान के पास जाएंगे तो पाकिस्तान किस तरह हैदराबाद तक आएगा। लेट सपोज इस साइड पे इंडिया, इस साइड पे इंडिया, इस साइड पे इंडिया, इस साइड पे इंडिया, तो डेफिनेटली मजबूरन इन लोगों ने हिंदुस्तान के पास जाना था। द सेम केस, लेट सपोज एक इलाका है, वो पाकिस्तान के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन आसपास तमाम के तमाम मुसलमान हैं, तो इंडिया, हाउ इट इज़ पॉसिबल। लेकिन कश्मीर के साथ तो ये जुल्म किया गया कि कश्मीर के लोग तो मुसलमान थे, ये पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे, बट इनको एक्सेस मिला इंडिया के साथ अटैचमेंट होने की वजह से, ड्यू टू कंटिगुइटी या कंटिगुअस जियोग्राफी। तो इसी वजह से जनाब, आप इसको इस तरह समझ सकते हो। ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया विल गो टू इंडिया एंड ब्रिटिश विल नॉट इम्पोज कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन जब आप जब अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्रिटिश ने डायरेक्टली नाफिज नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के पास तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, तो इसी वजह से 1935 का जो एक्ट था, तो उनको मतलब एज इट इज़ नाफिज किया गया, कुछ चीज़ें उनमें निकाल के, कुछ उसमें डाल के, वो पाकिस्तान का यू कैन से के एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे उनकी वजह से मुल्क को स्टार्ट किया गया। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यही चीज़ें थे जो कि आपको समझ आने चाहिए। उसके बाद इसमें आपसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही पूछा जाएगा, ये बिल्कुल मेन मेन पॉइंट्स मैंने रिकमेंडेड किताबों से उठाया है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेडक्लिफ अवार्ड के बैकग्राउंड में कौन कौन सी चीज़ें थी। उसके बाद डेट का पता होना चाहिए। ब्रिटिश PM ने भी अनाउंस किया था कि भाई, हमने पावर को ट्रांजिशन, मतलब हमने पावर को ट्रांसफर करना है। बाउंड्री कमीशन को किसने हेड किया? सर साइरल रेड क्लिफ ने किया था। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान साइड से किस किसने मतलब शमूलियत की या पार्टिसिपेट किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जनाब आगे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के साइड से किसने पार्टिसिपेट किया, बंगाल के साइड से किसने पार्टिसिपेट किया। आ, इसके अलावा 1945 1946 का जो इलेक्शन था वो वावल प्लान के बेस पे हुआ था, तो उसमें मुस्लिम लीग का जो डिमांड था वो अलग था, कांग्रेस का डिमांड कुछ अलग था।
बाकी जो कमीशन या बाउंड्री को सेटअप किया गया था, तो उसमें जो इलाके थे बंगाल के, इसके अलावा पंजाब के, ठीक है, तो उसमें मतलब किस तरह मुसलमानों के साथ या पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई। उसके बाद जो पाकिस्तान साइड से जो मतलब यूनिट्स थे, पंजाब सिंध बलूचिस्तान एंड सो ऑन, तो उन्होंने किस तरह पाकिस्तान को ज्वाइन किया। तो पंजाब में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, बंगाल में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सिंध में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो उन्होंने पाकिस्तान के हक में ऐलान किया। एनडब्ल्यूएपी में रेफरेंडम के थ्रू उन लोगों ने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन किया। बलूचिस्तान में शाही जरगे ने ऐलान किया कि नाउ वी वांट टू बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सिलहट में भी रेफरेंडम हुआ था। तो ये तमाम वही पॉइंट्स है जिसकी वजह से आज आपको पाकिस्तान देखने को मिलते हैं। यही सूबे आज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। रेड क्लिफ कौन था? तो अगेन इसने बाउंड्री कमीशन को डिसाइड करना था, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन ने अगेन लास्ट वाइसराय था जिसने पार्टीशन प्लान एंड बाउंड्री कमीशन, ठीक है, इंक्लूडिंग रेड क्लिफ अवार्ड, उन चीज़ों को देख लिया था, ठीक है। अभी आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आ, आगे मतलब अगर मैं ये टॉपिक आपको बताते चलूँ, चल ये भी बता देता हूँ, ये जो वावल प्लेन है, ठीक है, अगेन ये पेपर में आएगा नहीं, लेकिन चल बता देता हूँ। ये कब बना था? ये जब 1942 का जो क्रेप्स मिशन था वो फेल हुआ था, तो उसके बैकग्राउंड में वावल प्लेन बना था, ठीक है। उसके बाद आपको बताते चलूँ कि इन मई 1945, मई 1945 में वायसराय लॉर्ड वावेल, कौन था? वायसराय लॉर्ड वावेल went to London to discuss about constitutional issue with Churchill, Winston Churchill, and after meeting came to a plan called वावल प्लेन। आपको पता होना चाहिए जनाब कि मई 1945 में आपके पास जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड वावल। वो कहाँ पे गया था? लंदन में। किस चीज़ के लिए? डिस्कशन के लिए। किसके मुतालिक? कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के मुतालिक। किसके पास? विंस्टन चर्चिल के पास। उसके बाद उनके पास एक प्लान आया, उस प्लान का नाम था वावल प्लान, ठीक है, which was then officially made public simultaneously on 14 June 1945 by uh, अच्छा, ये पॉइंट बताते चलूँ, विच वॉज सिमल्टेनियसली 14 जून को वो पब्लिश हुआ था 1945 बाई एल एस एमरे, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अच्छा, ये जो प्लान आया था ना, तो अगेन ये कंसल्टेशन के बाद आया था, विंस्टन चर्चिल के बाद। उनको फिर कब ऑफिशियली मतलब पब्लिश किया गया था? तो अगेन 14 जून 1945 को, ठीक है। किसने? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने। उसके बाद आगे बताते चलूँ जनाब के वावल प्लेन का जो बुनियादी मकसद किया था, ये आपसे शायद इंटरव्यू में पूछ लिया वैसे, तो अगेन ये आपका जवाब होना चाहिए कि वावल प्लेन सजेस्टेड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो बस इसका मेन फोकस यही था कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, चूंकि ये पावरफुल काउंसिल है, तो उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ तब्दीली ले आना था, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कि द सेकंड वर्ल्ड वॉर had caused many socio-economic problems in the British Empire, especially of their overseas colonies। आपको वैसे पता होना चाहिए क्योंकि ये 1940 के बाद के वाकयात है ना। तो आपको पता है कि 1939 से लेके 1946 तक, ठीक है, 1946 तक वर्ल्ड वॉर 2 कंटिन्यू था ना, 45 तक वर्ल्ड वॉर 2 कंटिन्यू था। तो आपको पता है कि उसके उस दरमियान हिंदुस्तान, सॉरी, जो इंग्लिस्तान था या जो ब्रिटिश एम्पायर था, उनका मेन अटेंशन फोकस वर्ल्ड वॉर 2 पे था, ठीक है। तो इसी वजह से उनके जो कॉलोनीज थे, ओवरसीज कॉलोनीज थे, तो वहाँ पे बिल मल्टीपल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज कर गए थे। उनके लिए वो कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था, ठीक है। उसके बाद द क्विट इंडिया मूवमेंट वीकेंड द ब्रिटिश इन इंडिया। उसके बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गांधी साहब ने, उसके बाद कैद आजम, वो तमाम, तो उसमें आपको पता है कि उसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर और भी कमजोर पड़ गया था। उसके बाद आगे अगर आप देख लो वावल प्लेन में, तो वावल प्लेन में आपको जो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है वो यही है
कि the British saw it fit to grant India more political power to avoid complete independence। तो जब आपको को पता है कि अ, उनको पता चल गया कि ये लोग तो अभी हमारे मुखालिफ हैं, तो उन लोगों ने कोशिश की कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को या हिंदुस्तान के लोगों को पावर भी दिया जाए, ताकि ये लोग मुकम्मल हमारे खिलाफ उलट ना हो सके, ताकि ये मुकम्मल आज़ादी की तरफ ना जाए। ठीक है। इट वॉज ब्रॉडकास्टेड बाई वाविल टू होल्ड कॉन्फ्रेंस इन शिमला टू डिस्कस द प्लान। तो उसके बाद फिर यूं किया कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात की तो उसके बाद उसने एक कॉन्फ्रेंस तलब किया, कहाँ पे, शिमला पे। ठीक है, ताकि उस प्लान को डिस्कस किया जा सके। ये कब स्टार्ट हुआ था? जून 24। एंड कब तक? जुलाई 1945 तक। ये मैंने आपको असल में ना वावल प्लान का जो बैकग्राउंड था वो बता दिया। उसके बाद अगर आप देख लो, मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेड बाय जना लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ख्वाजा नाजिमुद्दीन पाकिस्तान का सेकंड गवर्नर जनरल भी है, था असल में ना, और प्राइम मिनिस्टर भी था। उसके बाद लियाकत अली खान था, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जबकि कायद आजम साहब तो आप जानते हैं। जबकि कांग्रेस की साइड से गांधी फर्स्ट एग्रीड टू जॉइन बट लेटर रिप्लेस हिमसेल्फ विद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बताते चलूँ जनाब कि आपके पास जो बाकी पॉइंट्स है, जैसा कि लॉर्ड वाई विल बिकम द वाइसराय ऑफ इंडिया इन 1943, was charged with presenting a formula for the future government of India for smooth transition of power। लो सो लॉर्ड वावेल जो था, उसको कब 1943 में उनको मतलब वाइसराय तो बनाया गया था, लेकिन उसके ये ताकत या चार्ज भी उनको दिया गया था, ताकि आप एक ऐसा प्लान बनाएं, एक ऐसा फार्मूला बनाएं, ताकि फ्यूचर में स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो। मतलब ब्रिटिश एम्पायर से ताकत का जो ट्रांजिशन है, जो मुंतकिली है पावर का, वो आसानी से हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे आप देख लें, मेन पॉइंट्स किए थे या सैलिएंट फीचर्स किया थे। सो देयर विल बी parity ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। मतलब पेरिटी का मतलब है कि इक्वल, मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा तो उसमें मुसलमान और जो हिंदूज होंगे वो पेरिटी के हिसाब से होंगे, इक्वल होंगे। अमंग 6 सीट फॉर मुस्लिम, 4 विल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम मुस्लिम लीग एंड 2 फ्रॉम कांग्रेस। अच्छा, इसमें क्या मतलब था? चूंकि मुस्लिम लीग तो मुसलमानों की नुमाइंदा जुमात तो थी, लेकिन कांग्रेस में भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे मुसलमान लोग थे, वहाँ पे भी मुसलमान लोग थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम लीग में मुसलमान थे, कांग्रेस में कोई भी मुसलमान नहीं था, वहाँ पे भी। तो इसमें ये भी था कि ये जो टोटल 6 सीट है ना, तो इसमें 4 जो होंगे वो मुस्लिम लीग से होंगे, जबकि बाकी 2 जो होंगे वो आपके पास कांग्रेस से होंगे। ठीक है। उसके बाद आगे देख लें, कांग्रेस आज़ाद मतलब आज़ाद सजेस्टेड अ मुस्लिम शुड बी खिजर हयात खान टिवाना सीमा पंजाब फ्राम यूनियनिस्ट पार्टी। उस टाइम जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, तो उसका जो मतलब उसका जो सजेशन था वो यही था कि खिजर हयात खान टिवाना ये पंजाब का सीएम होगा। कौन से पार्टी से? यूनियनिस्ट पार्टी से। जबकि कायद आजम ने उस प्लान को रिजेक्ट किया, बिकॉज मुस्लिम लीग वांटेड ऑल नॉमिनीज फ्रॉम मुस्लिम लीग एंड पंजाब वाज द लार्जेस्ट प्रोविंस फॉर मुस्लिम। क्योंकि यही बात मैंने जो आपको बताई कि ये 2 नहीं होंगे, बल्कि ये टोटल 6 जो है, क्योंकि कायद आजम के मुताबिक ये जो है, ये मुसलमानों का हक है, ये मुसलमानों को ही मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देयर फॉर ऑन 21 अगस्त वायसराय अनाउंस जनरल इलेक्शन will be held in winter of 1945। तो आपको बताते चलूं कि कायद आजम ने उस प्लान को तो रिजेक्ट किया। उसके बाद 21 अगस्त को वायसराय ने अनाउंस किया था क्या? जनरल इलेक्शन। कब? विंटर ऑफ 1945। द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल was to have all Indian members except the viceroy himself and the commander in chief। उसके बाद द काउंसिल was to have a balanced representation of all Indian including caste, Hindu, Muslim, depressed क्लासेस एट 6 एंड सो ऑन। अच्छा, उसमें बैलेंस रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि कौंसल में जो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव कौंसल था, उसमें तमाम जो मतलब स्कूल ऑफ थॉट से जो लोग वाबस्ता थे, जितने मतलब आपके पास जो
मज़ाहिब है या एथनिसिटीज़ है या जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज़ के, उन तमाम का होना चाहिए। मुस्लिम वर गिवन 6/14 members which accounted for 25% ऑफ द टोटल मेंबर। तो उसी प्लान के हिसाब से 14 में से मुसलमानों को सिर्फ 6 सीट्स मिले थे, जो कि टोटल कुल मिला के 25% ऑफ द होल मेंबर्स या द टोटल मेंबर वो बनता था। ठीक है, उसके बाद द वायसराय, अच्छा, the Viceroy Governor General would still have the power of veto, yeah, but it use would be minimal। अच्छा, जो वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनना है ना, तो इसमें से टोटल लोग को होंगे 14, 14 में से 6 मुसलमान मुस्लिम लीग से। लेकिन इसमें स्टिल ये बात को मतलब प्रोमिनेंट रखा गया था कि वाइसराय के पास फिर भी इख्तियार है, वो जब चाहे वो वीटो कर सकता है किसी भी डिसीशन को, लेकिन वो कम से कम अपने वीटो को यूज करेगा। आज आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देख ले, जब भी गजा के फलस्तीन के मुसलमानों के मुतालिक कोई बात होती है, तो लेट सपोज चाइना, रशिया एंड सो ऑन, अगर वो फलस्तीन गजा के हक में भी कोई बात करे, लेकिन वहां पे यूएस उस बात को वीटो कर देता है, तो इसराइल के फिर मजे हो जाते, क्योंकि डेफिनेटली दे आर सपोर्टिंग इसराइल। तो ये जो वीटो का जो ताकत है ना, तो बाकी मतलब क्या फायदा अगर इन पे फैसला या वीटो वाइसराय या गवर्नर जनरल ने ही करना है, तो फिर क्या फायदा। द फॉरेन अफेयर्स पोर्टफोलियोज वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम गवर्नर जनरल टू एन इंडियन मेंबर। अच्छा, इसमें ये भी था कि ये जो फॉरेन अफेयर मतलब सफारती ताल्लुकात या बैन अवी मामलात जो थे, वो गवर्नर जनरल के पास नहीं होंगे, बल्कि उस पोजीशन पे किसी न किसी इंडियन मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा। द डिफेंस वुड बी हैंडल्ड बाय ब्रिटिश जनरल अंटिल द फुल ट्रांसफर वाज मेड। उसमें यह भी था कि ये जो दिफाई है ना, डिफेंस का जो सिस्टम है, ये किसके पास होगा, ब्रिटिशर के पास तब तक होगा जब तक फुल ट्रांजिशन ऑफ पावर ना हो। तो ये था असल में आपके पास वावल प्लेन। एक आपके पास मैंने डिस्कस किया रेड क्लिफ अवार्ड। नेक्स्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किया आपके पास वावल प्लेन। ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक और टॉपिक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, आसान टॉपिक है, वैसे पेपर में तो बहुत कम आता है, लेकिन चल बता देता हूँ। गांधी जिना टॉक्स 1942, इसका क्या मतलब था। ये जो टॉपिक था, इसका मतलब था कि पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, क्योंकि गांधी भी एक सियासी बंदा था, कायद आजम साहब भी एक मतलब डेफिनेटली आज़ादी के हवाले से, मुसलमानों के राइट्स के हवाले से इन लोगों का आपस में वो मतलब जो भी हालात वाकयात थे, तो वो डेफिनेटली पॉलिटिक्स को डील करना, बाकी अपने लिए राइट्स को अचीव करना एंड वो तमाम चीज़ें। गांधी रोट लेटर टू जिना, गांधी ने किसको खत लिखा, जिना साहब को, कब, 17 जुलाई 1944, एंड डिजायर किस चीज़ के लिए, मीटिंग के लिए। ठीक है। जिना आस्क्ड फॉर परमिशन मुस्लिम लीग विच वाज ड्यूली accorded। अच्छा, इसमें यही था कि गांधी साहब ने खत लिखा किसको, कायद आजम साहब को, कब, 17 जुलाई 1944 को, और उसने ये ख्वाहिश की कि भाई साहब हम मिलना चाहते हैं। उसके बाद गांधी एंड जिना टॉक स्टार्टेड ऑन 19 सितंबर इन बम्बई। कहाँ पे, ये एमसीक्यूज है, कहाँ पे, बम्बई में। एंड लास्टेड अप टू 14 सितंबर, तो 19 सितंबर से 24 तक, तो ये आपके पास कुल मिला के 19 से 24 तक बन जाता है। ठीक है, कब, 1944 में। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे रेलेवेंट है। उसके बाद the talk sometime directly and sometime through representative। कभी कभी ये लोग दोनों खुद भी आमने सामने होते थे, कभी कभी अपनी जगह पे दूसरे किसी बंदे को भेज देते थे। ठीक है, तो ये इस तरह 19 से 24 सितंबर तक ये जो डेट्स थे उनके दरमियान। उसके बाद जिना पॉइंट ऑफ व्यू, गांधी जिना टॉक्स में गांधी का जिना का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। जिना argued about the two nation theory and urged गांधी टू एक्सेप्ट इट। कायद आजम ने कहा कि भाई
ये आपको पता होना चाहिए कि आप अलग कौम है, हम अलग कौम है। हमने ये प्लेज किया है कि हमने एक अलग मुमलिकत बनाना है। हम आपसे हर चीज़ में चेंज है, यूनिक है, डिफरेंट है। हमारा वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कल्चर, रिलीजन, सिविलाइजेशन एंड सो ऑन। ही आल्सो स्ट्रेट्स द लाहौर रेजोल्यूशन। तो लाहौर रेजोल्यूशन में यही था कि पाकिस्तान की आज़ादी की तरफ जो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टोन था, तो जिना का बस असल में ना यही पॉइंट था। उसके बाद अगर आपको गांधी पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो गांधी साहब का यही ख्याल था कि सेल्फ गवर्नमेंट फॉर मुस्लिम इन यूनाइटेड इंडिया। इसका मतलब यही था कि नहीं, हम यूनाइटेड इंडिया में रहेंगे, उसके अंदर आपको सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए। लेकिन कायद आजम तो बहुत शातिर थे, उनको तो पता था कि अगर एक दफ़ा हिंदुस्तान से मतलब ब्रिटिशर्स चले गए, तो फिर हम मतलब मेन मेजॉरिटी में चूंकि हिंदूज थे, तो इसी वजह से कायद आजम हमेशा से ये चाहते थे कि नहीं, डिवाइड एंड क्विट इंडिया। पहले कायद आजम ने मतलब गांधी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट, तो कायद आजम साहब ने कहा कि नहीं, डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, कि हमें तकसीम करो, हमें अलग मुल्क दो, आप लोगों को अलग मुल्क मिले। एंड उसके बाद सो ऑन, विड्रॉ फ्रॉम पार्टीशन मूवमेंट एंड यूनाइटेड नेशन इज ओनली सोल्यूशन। तो मतलब यही था कि ये आप आज़ादी का जो नारा है, या जो आप लोगों ने ये प्लिच किया है कि हमने आज़ादी लेना है, तो भाई इनसे बेकअप करो आप लोग। और बाकी मेन फोकस यही होना चाहिए कि यूनाइटेड मतलब यूनाइटेड मोमेंट, मतलब हमने इकट्ठा रहना है। हमने स्ट्रगल अभी करना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ताकि ये लोग यहाँ से निकल जाए और हम आपस में इकट्ठे भाइयों की तरह रहेंगे। तो ये गांधी साहब का स्टांस था, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? टू नेशन थ्योरी, मतलब कायद आज़म ने कहा कि नहीं भाई, इट्स एन, आप अलग है, हम अलग है, एंड डिसएग्रीमेंट ग्रोइंग अमंग्स मुस्लिम एंड हिंदूज। तो भाई इसी वजह से जब ये टॉक्स फेल हो गए, मिसाल के तौर पे आप जब किसी के पास जरगे में जाते, तो जरगे में जब आप इतने दिन मतलब डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट करते, एंड पे आपको पता चलता है कि भाई इसका तो कोई फायदा नहीं है, अगला पार्टी तो बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर आप समझते हैं कि भाई अभी ये बात सुलह की नहीं है, बस अभी हमने अपने लिए कुछ करना होगा। तो ये गांधी जी नाटक को भी आप एक जरगा समझ सकते हैं कि ये लोग आपस में जब मिलते थे इन चीज़ों पे डिस्कस करते, बट एंड पे अच्छा सैलिएंट फीचर यही था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस देन सेपरेशन। उसने कहा कि नहीं भाई, हमें फर्स्ट आज़ादी दो, उसके बाद सेपरेशन, उसके बाद प्लेबिसाइड इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में आप वहाँ के मुसलमानों से पूछ लो कि आपने पाकिस्तान के पास जाना है या यूनाइटेड इंडिया में रहना है। एसेंशियल सब्जेक्ट डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड जॉइंट, बट सून नेहरू बैक ट्रैक्ड ऑन आइडिया। तो नेहरू इस बात को मानने को भी तैयार नहीं थे, वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं थे। तो इसी वजह से ये जो प्लान, ये जो टॉक्स थे, ये कम्प्लीटली फेल हो गए थे। तो ये आपको वैसे इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास टोटल 3 टॉपिक्स अभी बन गए, ठीक है। अभी ये आपके पास एक और टॉपिक है, अगस्त ऑफ 1940। ये इसका क्या मतलब है? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, दूसरे जंग अजीम में, ब्रिटिश नीडेड द सपोर्ट ऑफ द इंडियन सब्जेक्ट। अच्छा, दूसरे जंग अजीम आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में। तो उस टाइम ब्रिटिश के जो लोग थे, उन लोगों को इंडियन लोगों के, इंडियन सब्जेक्ट्स मतलब इंडियन लोगों के सपोर्ट उन लोगों को चाहिए था। सो अगेन आपको पता है कि इंडियन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश ब्रॉड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इनटू गवर्नमेंट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। अभी आपको पता है कि ये जो उस टाइम के जो हालात थे, तो उसने मुसलमानों को या जो हिंदूज थे, उनको मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि उनके दरमियान कोऑपरेशन को, बाकी उन चीज़ों को प्रमोट किया, इन्हांस किया। देयर फॉर लिनलित ग्रो, ठीक है, फॉरवर्डेड अगस्त ऑफ इन ऑन अगस्त 8 1940। तो आपको बता चलूँ कि पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन था, ठीक है, 23 मार्च 1940,
वैसे ये अभी अगस्त की बात है, 8 अगस्त की बात है, ठीक है। तो मार्च तो पहले बहुत पहले गुजर चुका था, अभी ये अगस्त 8 अगस्त 1940 की बात है। अच्छा, इसमें मेन पॉइंट्स क्या है? एक्सपेंडिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, ये जो अगस्त ऑफर था ना, ये किसने फॉरवर्ड किया था? उस टाइम का जो वायसराय था, लिन लिथग्रो, ठीक है। उसके बाद आगे ये स्पेलिंग में कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। इफ आई एम रॉन्ग सो देन विल बी माई अपॉलॉजीज, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आपको पता होना चाहिए कि इसके जो मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, तो वो आपको कंसेप्चुअल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिन लिथ, ओके। हाँ, ये है लिन लिथगो, ठीक है। वो वाइसराय था असल में, LINLITHGOW, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट आपको मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल पार्टी से का किस जगह पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद वार एडवाइजरी काउंसिल कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट। अच्छा, चूंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट मतलब हुआ था, तो क्योंकि 39 में स्टार्ट हुआ था, अभी ये तो 40 की बात है। तो वो जो एडवाइजरी काउंसिल था, तो उसमें से भी इंडियन लोगों को मतलब शामिल होना था इस आइडिया के मुताबिक, ताकि एडवाइजरी काउंसिल में भी मुसलमान और हिंदूज बाकी ये लोग शामिल हो। उसके बाद आफ्टर वॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग body would be set up to devise a new constitution with due regard for the minorities। अच्छा, इन लोगों ने फिर ये भी जान सा दिया कि जंग के बाद मतलब किया होगा, एक नया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जिसमें उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम माइनॉरिटीज़ का बहुत ख्याल रखा जाएगा और उनके मुतालिक चीज़ों को देख लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद विक्ट्री इन वॉर वुड पे द way towards the attainment by India of the free and equal पार्टनरशिप इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अच्छा, इसको ये भी एक वो कहते हैं ना लॉलीपॉप समझे, या मतलब उनको वैसे मतलब इस बात पे उनको कन्विंस करना था ब्रिटिशर्स ने कि अगर हमने जंग जीत लिया, विक्ट्री इन वॉर वुड पे द वे टूवर्ड्स द अटेनमेंट बाय द इंडिया ऑफ द फ्री एंड इक्वल पार्टनरशिप इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अच्छा, आपको पता है वैसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ आजकल ऐसा है ना कि उनके अपने गेम्स भी होते हैं, ताकि उन ममालिक पे ये लोग अपना स्टिल अपना वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट या साइकोलॉजिकली या अपना अपना कल्चर या अपने स्पोर्ट्स स्टिल डोमिनेट करें। तो पाकिस्तान भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर है, इंडिया भी, बांग्लादेश भी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी मतलब इन लोगों का एक डिमांड था, किसका? आ, लिन लिथगो साहब का, ठीक है। तो ये था आपके पास अगस्त ऑफर। तो अगेन वावल प्लेन, अगस्त ऑफर, उसके बाद गांधी जेना टॉक्स, बाकी बाउंड्री कमीशन, ठीक है। उसके बाद आगे आपको बताते चलूं कि मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस रिजेक्टेड, बिकॉज अभी मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ने इस आइडिया को क्यों रिजेक्ट किया? तो भाई ये इसी वजह से रिजेक्ट किया कि अगस्त ऑफर showed that British are not ready to transfer the power to Indian at any cost। उस टाइम जो हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू को भी ये पता था कि ये जो लोग हैं, ये कभी भी हमें पावर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। ब्रिटिश वांटेड टू विन द वॉर फर्स्ट, देन पावर ट्रांसफर, while इंडियन लीडर असिस्टेड फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ पावर। मतलब वो उनको पता था कि जब जब हम जंग जीतेंगे तो फिर भाई कौन देता है। तो इसी वजह से मुसलमानों को ही इंडियन लीडरशिप को पता था कि नहीं, पहले हमें ट्रांसफर ऑफ पावर, उसके बाद जनाब बाकी चीजें, ठीक है। तो इन दोनों का इस पॉइंट पे भी क्लेश था। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड इट बिकॉज इट promised inadequate representation to the Muslim in the government। तो मुसलमानों को तो दो तीन पॉइंट्स पे मतलब क्लियर इख्तिलाफ था। तो इसी वजह से इन टॉक्स को या जो ये ऑफर जो था, स्पेशली अगस्त ऑफर 1940, तो ये भी फेल हुआ, नाकाम हुआ। जस्ट लाइक वावल प्लेन, जस्ट लाइक वो तमाम, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये था आपके पास नेक्स्ट पॉइंट।
ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, या इस तरह बाकी पेपर में तो मतलब एज सच इसके हवाले से भी कुछ आता नहीं है वैसे, ठीक है। ये कम्युनल अवार्ड, अच्छा चलिए कम्युनल अवार्ड भी मैं आपको करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। कम्युनल अवार्ड अगेन ये आपके पास जो सेकंड राउंड टेबल फेल्ड ड्यू टू कम्युनल इशू, अच्छा ये टॉपिक मैंने आपको किया है। आप इस टॉपिक को डॉन टाइम यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं वैसे, इसको मैंने किया था, ठीक है। तो इसके बाद हाँ, गांधी एरबन टॉक्स ये भी हमने किया था, ठीक है। ये भी आपको डाउन टाइम्स के पाकिस्तान अफेयर प्लेलिस्ट में ये टॉपिक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद एड्रेस भी हमने किया था, ठीक है। उसके बाद तो कल इंशाल्लाह। ओके, ओके, थैंक यू। अच्छा आपको पता है कल इंशाल्लाह आपका प्री पार्टीशन ख़त्म हो जाएगा। पोस्ट पार्टीशन में फिर रिलेशनशिप पे टॉपिक से, मतलब पाकिस्तान यूएस, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान मुस्लिम, मतलब मुस्लिम कंट्रीज के साथ। तो फिर इंशाल्लाह मैंने आपके साथ ये प्लेज करना है कि यकम तक, 30 तक ये आज 20 है, 30 तक आपका पाकिस्तान अफेयर ख़त्म हो जाएगा। फुल कोशिश होगी कि आपकी वो वाला भी ख़त्म हो, पॉलिटिकल साइंस भी, ठीक है। बाकी आपके अलावा जो आपके भाई बहन है, मतलब जो आपके कुलीग्स हैं, तो माशाल्लाह वो इतने तेज हैं कि सब के सब ने ये अपने लिए टाइम टेबल बनाया है कि सर आपने ये लाजमी इस डेट तक आपने ये हमारे साथ इस कोर्स को ख़त्म करना है। अच्छा ये 28 ओके, ओके, ठीक है। सॉरी। तो आपको पता होना चाहिए कि उन लोगों की बात मुझे इसी वजह से पसंद आई, कहते हैं कि सर अभी ये तो साल का दूसरा महीना भी चला गया, आगे मार्च है, अप्रैल में आपका पीएमएस का एमपीटी है, शायद सितंबर अक्टूबर में फिर पीएमएस हो। तो कहते हैं कि सर ये तो 12 सब्जेक्ट्स है, अगर हम एक मंथ में भी 2 सब्जेक्ट इफ वी कवर, तो हमें तो 6 महीने सिर्फ इस पे लगेंगे। फिर आगे आपको ऐसे को कब आपने वक़्त देना होगा, फिर ऐसे को आपने कब वक़्त देना होगा। तो इसी वजह से मैं आपको भी वही कहूँगा कि शायद आपके पास मतलब मसले मसाइल होंगे फाइनेंशियली, या जो भी स्टूडेंट के पास वैसे होते भी है। बट मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई अगर एक सब मंथ में आप 2 सब्जेक्ट्स उठाते हैं, तो 6 महीनों में आपका सिर्फ कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो बस आप देख लें कि जितना आप लोग मुझसे काम लेना चाहते हैं, आप लोग खुद से देख लें। क्लासेस लेना है टाइम पे, मोस्ट वेलकम। दरमियान में पास नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट्स को मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप लोगों ने लेट सपोज सेशन लेना है, तो उसके लिए खुद से पहले से आप लोग डिसाइड करें अपने फाइनेंशियल इश्यूज को एंड टाइम मैनेजमेंट एंड वो तमाम चीज़ें, ताकि आप लोगों को भी मसले मसाइल ना हो, क्योंकि एंड पे आप लोगों का ही टाइम ज़ाया होना है, ठीक है। ओके।